आदाब नाजरीन, मैं नेहा। डीडी उर्दू के इस बेहद खास प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। अपने इस खास प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको बेहद हेल्दी टिप्स देते रहें, जिसपे हम बात करते हैं वर्कआउट सेशन की, जिसे फॉलो करके आप एक हेल्दी रूटीन मेंटेन कर सकते हैं। इसके साथ ही बेहद खास योगा सेगमेंट, और यही नहीं, इसके साथ ही हम आपको देते हैं एक्सपर्ट एडवाइस, जिनके एडवाइस को फॉलो करके आपके लिए ये बेहद मददगार साबित हो सकती है। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एंजाइटी की। ये एक ऐसी समस्या है जिससे ना सिर्फ आज के युवा बल्कि बुजुर्ग भी जूझ रहे हैं। ये आपके हेल्दी रूटीन को तो खराब करता ही है, इसके साथ ही साथ आपकी बॉडी को भी धीरे धीरे खत्म करता है। तो चलिए अपने एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके की एडवाइस आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। तो चलिए चलते हैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ, जहां हम जानेंगे कि इस तरीके के वर्कआउट आपके इस एंजाइटी को दूर कर सकते हैं। वेलकम टू एन एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज के बारे में, बट एक्सरसाइज ऐसी जो इतनी डिफ़िकल्ट ना हो और जिसके लिए हमें बहुत टाइम ना निकालना पड़े, क्योंकि आजकल की लाइफ में सबके लिए स्ट्रेस एंजाइटी बहुत बढ़ गया है और यंग जनरेशन को वेट लॉस करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। तो हम आज ऐसा वर्कआउट रूटीन करेंगे जो हम कहीं पर भी कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट आपको चाहिए होंगे और इसके रिजल्ट्स बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वर्कआउट के बारे में। इस वर्कआउट का नाम है हिट वर्कआउट। तो इसका फुल फॉर्म है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम 5 से 6 एक्सरसाइजेस करते हैं जो हाई इंटेंसिटी की होती हैं फॉर 45 सेकेंड्स, और उसके बीच में हर एक्सरसाइज के बीच में एक रेस्ट पीरियड होता है 15 सेकेंड्स का। तो क्या बेनिफिट्स हैं इस वर्कआउट के? हिट वर्कआउट से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, आपका पोस्चर बेटर होता है और आप बहुत सारी कैलोरीज भी बर्न कर सकते हैं। सो यू कैन बर्न अप टू 300 to 400 कैलोरीज इन अ सिंगल वर्कआउट। सो यू कैन डू 3 to 4 सेट्स ऑफ हिट वर्कआउट। सो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अ बिगिनर फ्रेंडली हिट वर्कआउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा बिगिनर फ्रेंडली कार्डियो हिट वर्कआउट। तो इसके अंदर हम जो पहली एक्सरसाइज करने वाले हैं उसका नाम है जंपिंग जैक्स, जो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। हम इस एक्सरसाइज को करेंगे 45 सेकेंड्स तक विदाउट स्टॉपिंग। तो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस एक्सरसाइज को 45 सेकेंड्स करने के बाद आप 15 सेकेंड्स का रेस्ट लेते हैं। तो रेस्टिंग पीरियड के अंदर आप चल सकते हैं, पानी का 1 या 2 घूंट पी सकते हैं। तो अब हम करने वाले हैं हमारी दूसरी एक्सरसाइज। इसका नाम है हाई नीज। तो आइए इसको करते हैं साथ में। तो इस एक्सरसाइज को करने के 2 तरीके हैं। जिन लोगों को घुटनों की प्रॉब्लम है वो इसको ऐसे कर सकते हैं, और जिनको घुटनों की प्रॉब्लम नहीं है तो वो इसको जंपिंग के साथ कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हम करने वाले हैं हमारी तीसरी एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज का नाम है बट किक्स। तो आइए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हम करने वाले हैं हमारी 4th एक्सरसाइज, जो हम करेंगे मैट पर, और इस एक्सरसाइज का नाम है माउंटेन क्लाइंबर्स। तो ये हमारे कोर पे बहुत अच्छा वर्क करती है और हमारा पोस्चर भी बहुत इम्प्रूव करती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस एक्सरसाइज के लिए हम आते हैं प्लैंक पोजीशन में। हमारे आर्म्स डायरेक्टली शोल्डर्स के अंडरनीथ होते हैं, कोर टक्ड इनसाइड, एंड इसके अंदर हम ऑपोजिट नी को ऑपोजिट एल्बो के पास लेकर जाते हैं ऐसे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम करने वाले हैं हमारी 5th एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज का नाम है प्लैंक जैक्स। सो प्लैंक जैक्स से हमारा पोस्चर इम्प्रूव होता है, हमारी कोर की स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है और ये बहुत ही अच्छा कार्डियो एक्सरसाइज है। तो आइए करते हैं इसको साथ में। इसके लिए हम आते हैं प्लैंक पोजीशन के अंदर और हमारा कोर एकदम टाइट होना चाहिए, बैक स्ट्रेट, और हम दोनों लेग्स को बाहर लेकर जाते हैं और अंदर लेकर आते। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम करने वाले हैं हमारी 6th एक्सरसाइज जिसका नाम है शोल्डर टैप। शोल्डर टैप से भी हमारा कोर स्ट्रेंथ इम्प्रूव होता है, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ एंड्योरेंस बढ़ती है। तो आइए इसको करते हैं साथ में। इसके लिए भी हम आते हैं प्लैंक पोजीशन में और इसके अंदर हम ऑपोजिट हैंड से ऑपोजिट शोल्डर को टैप करते हैं ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये थी हमारी हिट वर्कआउट की 6 एक्सरसाइजेस। एज अ बिगनर आप इसके 2 से 3 राउंड्स कर सकते हैं और जैसे ही आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ता है तो आप इसके 3 से 4 राउंड कर सकते हैं। हफ्ते में इसे 3 बार करने से बहुत ही आपको फ़ायदा होगा और इसके साथ आप एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट फॉलो कीजिए और अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। दिन के अंदर 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीजिए और हिम्मत मत हारिए। Consistency is the key to success. So keep exercising and stay fit and healthy. Until the next episode. Thank you. तो देखा आपने, ये कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें आप फॉलो करके ना सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं बल्कि एंजाइटी जैसी सीरियस बीमारी से भी निकल सकते हैं। तो चलिए अपनी सेगमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं योगा की। कहा जाता है योगा से ही होगा, बिल्कुल ठीक कहा जाता है। योगा एक ऐसी चीज जो ना सिर्फ आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है बल्कि आपकी तमाम तरीके की समस्याओं से भी आपको निजात दिलाता है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से योगा आसन्स हैं वो जो आपको एंजाइटी जैसी सीरियस बीमारी से निजात दिला सकते हैं। नमस्ते एवरीवन। तो आज आपका स्वागत है फिट इंडिया हेल्दी इंडिया के एक बहुत ही मनोरंजक एपिसोड में जिसमें हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जिसका नाम है एंजाइटी। ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा जिसको आज के दौर में एंजाइटी, स्ट्रेस जैसे इमोशन से गो थ्रू नहीं करता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो योगा जिससे हम अपने माइंड और बॉडी दोनों को कनेक्ट करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे योगा आसन्स हैं और प्राणायाम है जिससे हम अपनी एंजाइटी को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि एंजाइटी होता क्या है। तो एंजाइटी का मतलब होता है जब हमें एक्सपीरियंस हो इंटेंस, एक्सेसिव फियर और वरी अबाउट सिचुएशंस दैट आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स होते हैं स्लीपलेसनेस होता है, दिमाग स्थिर नहीं रहता है, एक जगह पर नहीं रहता है, कभी कभी पैल्पिटेशंस होते हैं, नमनेस होती है, ड्राई माउथ होता है, टिंगलिंग सेंसेशन होती है और फोकस करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आइए आज हम कुछ योगा आसन करते हैं जिससे हम एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला आसन जो हम करने वाले हैं उसका नाम है कैट एंड काउ पोज, जिसको हम कहते हैं बितिला आसन या मार्जरी आसना भी उसको हम कहते हैं। तो एंजाइटी कंट्रोल करने के साथ साथ ये हमारे स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है और फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में भी बहुत हद तक मदद करता है। तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे करते हैं। तो इसे करने के लिए हम ऑल फोर्स पोजीशन में आते हैं। तो ऑल फोर पोजीशन के अंदर हमारे आर्म्स डायरेक्टली हमारे शोल्डर्स के नीचे होते हैं और हमारे हिप्स
और लेग्स एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तो इसे हम ऑल फोर्स पोजीशन कहते हैं। और स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए इनहेल, एक्सेल। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा हम्प बनता है, और जब एक्सेल करते हैं तो आर्च फॉर्म होता है। इसको हम 8 से 10 बार करते हैं, और ये हमारे बैक के लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रेच होता है। अब हम करने वाले हैं हमारा दूसरा आसन, जिसका नाम है सेतु बंद आसना, जिसको हम ब्रिज पोज भी कहते हैं। ये एंजाइटी और स्ट्रेस रिलीव करने के साथ साथ बीपी कंट्रोल करने में भी बहुत मदद करता है, और डिप्रेशन के लिए भी ये बहुत ही अच्छा आसन है। तो आइए इसको करते हैं साथ में। तो ये पोज करने के लिए हम दंड आसन से जाएंगे, लाइंग बैक ऑन द मैट। सो हम अपने दोनों पैरों को अपने हिप्स के पास लेकर आएंगे जितना हो सकता है। दोनों हाथों को पैरों के पास रखेंगे और इनहेल करते हुए चेस्ट को एक्सपैंड करते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे और धीरे से उनको नीचे लेकर जाएंगे। तो इस पोज को आपको कम से कम 8 से 10 बार करना है। जितने अपने हिप्स को आप ऊपर लेकर जा सकेंगे उतना ही अच्छा है। और इस पोज से आपके हिप्स, क्वाड्स और ग्लूट्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है और हिप फ्लेक्सस की फ्लेक्सिबिलिटी भी काफ़ी बढ़ती है। अगला पोज करने वाले हैं, उसका नाम है चाइल्ड्स पोज या बाल आसना। ये बहुत ही फायदेमंद आसन है क्योंकि इससे हमारी पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है, माइंड काम होता है। स्ट्रेनस वर्कआउट के बाद ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रेचिंग वर्कआउट है। तो आइए इसको करते हैं साथ में। इस पोज के लिए हम पहले अपनी नीज पर आते हैं और दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाते हैं। फिर धीरे से नीज को फोल्ड करते हुए दोनों नीज को वाइड अपार्ट करते हैं और धीरे से हाथों को स्ट्रेच करते हुए अपने फोरहेड को मैट पे टच करते हैं। ये बहुत ही रिलैक्सिंग पोज होता है और इससे हमारे पूरे क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स, हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच होते हैं। तो अब हम करने वाले हैं कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या प्राणायाम। तो प्राणायाम रामबाण का काम करते हैं हमारी एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन को दूर करने के लिए। तो सबसे पहला जो हम प्राणायाम करने वाले हैं उसको हम कहते हैं डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। तो आइए देखते हैं कि डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कैसे करते हैं। इसके लिए हम अपनी चेस्ट पे लेफ्ट हैंड को रखते हैं और राइट हैंड हम अपने अब्डोमेन पे रखते हैं और इनहेल करते हुए we inhale through our nostrils and exhale through our mouth. This is a very slow and rhythmic breathing to take control of your anxiety. It calms down your nervous system so that you are at ease with yourself. You can do 3 rounds of this and more if required. अब अगला प्राणायाम जो हम करने वाले हैं उसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। सो जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं, कपाला मीन्स स्कल, भाति मीन्स शाइनिंग। So with the regular practice of this pranayam, it brings a glow to your face because ये सारे टॉक्सिन्स को रिलीज़ करता है और ये हमें वेट लॉस के अंदर भी बहुत फ़ायदेमंद होता है और डेफिनेटली हमारी एंजाइटी और स्ट्रेस के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आइए देखें इसे कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा के अंदर रखते हैं। टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर टचिंग आवर थंब, चेस्ट एक्सपैंडेड, स्पाइन स्ट्रेट। सो इसके अंदर हम फोर्सफुल एक्सलेशन करते हैं।
इनहेलेशन इसके अंदर पैसिव होता है। अब हम जो आखिरी प्राणायाम करने वाले हैं उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम, जिसको हम हमिंग बी ब्रीदिंग भी कहते हैं। तो ये हमारे एंजाइटी को कंट्रोल करने के साथ साथ हमारा फोकस डेवलप करता है, और इसे अगर आप रात को सोने से पहले करेंगे तो आपकी नींद बहुत ही पीसफुल होएगी। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो इसे करने के लिए आप अपने इंडेक्स फिंगर को आईब्रोज के ऊपर रखते हैं, मिडिल फिंगर्स जेंटली प्लेस्ड ऑन दी आईज, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है आँखों को, और बाकी की 2 उंगलियां एक आपके होठों के ऊपर और एक आपके होठों के नीचे होती है, और आपके जो थंब होते हैं उसको आप कानों पर रखते हैं ताकि आपको बाहर का कोई भी साउंड सुनने में ना आए। तो इसे करने के लिए आप एक हमिंग बी की तरह साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड राउंड के लिए फिर आप एक डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल करके अपना दूसरा राउंड स्टार्ट करते हैं। So, with the regular practice of these yoga asanas and breathing exercises, you can control your anxiety to a large extent. नमस्कार। तो ये थे कुछ ऐसे योगा आसन जिन्हें फॉलो करके जो लोग भी एंजाइटी जैसी समस्या से जूझ रहे हैं उससे निजात पा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसमें हम जानेंगे एक्सपर्ट एडवाइस। कहा जाता है खान पान में ही तंदुरुस्ती का राज छुपा है। तो चलिए अपने एक्सपर्ट से जानते हैं कि एंजाइटी में खान पान कितना अहम है, किस तरीके से आप एंजाइटी को पहचान सकते हैं और किस तरीके से इससे निजात पा सकते हैं। इन सारे अहम बातों पर हम उनसे बातचीत करेंगे। आदाब दोस्तों, आज हम बात करते हैं एंजाइटी के बारे में। एंजाइटी मतलब डिस्ट्रेस, इसको हम कहते हैं एक ऐसा अनप्लेजेंट फीलिंग, मतलब जो हमें पसंद नहीं है फिर भी होती है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये एंजाइटी बहुत ख़राब होती है, पर ये एंजाइटी हम सब के लिए ज़रूरी भी है। बस ये देखना है कि कौन सी एंजाइटी है, कौन सी ऐसी घबराहट है जो हमारे लिए खतरनाक है और कौन सी घबराहट है जो थोड़ी हमें ज़रूरत होती है। जैसे परीक्षा है, एग्ज़ाम्स हैं, अब अगर घबराहट नहीं होगी, अगर चिंता नहीं होगी तो एग्ज़ाम दिया नहीं जा सकता है। परंतु अगर इतनी ज़्यादा एंजाइटी हो गई तो आप एग्ज़ाम में अपीयर होने की हिम्मत भी नहीं होगी। तो इसलिए थोड़ी एंजाइटी होगी तो हम तैयारी करते हैं, और जब ज़्यादा एंजाइटी होती है तो सब छूट जाता है, एग्ज़ाम भी छूट जाता है। अब एंजाइटी में लक्षण क्या क्या होंगे? एंजाइटी के लक्षण हैं घबराहट होना, जो एक अनप्लेजेंट फीलिंग है, बेचैनी होना, छाती में दर्द हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, सफोकेशन जिसको कहते हैं कि सांस खींच खींच के लेना पड़ रहा है, पसीना आना, मुंह सूख जाना, बेचैनी होना, कंसंट्रेट नहीं कर पाना, फिजिट हो जाना मतलब बार बार हाथ पैर हिलाना, ये सब चीज़ें एंजाइटी की सिम्टम है। और कुछ लोगों को बार बार पेशाब, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन कहते हैं, बार बार पेशाब के लिए जाना, बार बार दस्त लग जाना, ये भी इस एक तरह का एंजाइटी का सिम्टम है। अब ये एंजाइटी कई तरह की होती है। एक जो बहुत कॉमन एंजाइटी में जो हम देखते हैं उसको हम कहते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर मतलब हर छोटी मोटी, जनरलाइज का मतलब है जीवन में होने वाली हर घटना के लिए वो चिंता होती है। ऐसे लोगों को कोई भी छोटी बात होगी उनको घबराहट होने लगी, घर में कोई बीमार हो गया घबराहट होने लगी, चिंता हो गई। और इसमें जो वरी है, वरी मतलब चिंता, आप तो जानते ही हैं, हमारे लिखा हुआ चिंता चिता समान है। चिंता को क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि चिंता जब होती है तो रातों की नींद उड़ जाती है। जब चिंता होती है तो वही एक बात दिमाग में ऐसे एक पहिए की तरह घूमती रहती है, उसको निकालना चाहे तो भी नहीं निकाल सकता है। ये सब चीज़ें
हमारे शरीर में वो बदलाव लाती है जिसमें हम कहते हैं कॉर्टिसोल सिक्रेशन हो जाता है, बहुत सारे बॉडी के अंदर नेगेटिव हार्मोन्स निकलते हैं, ख़राब हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन हार्ट की बीमारियां, दिमागी बीमारियां, इन सब के लिए हमें वनरेबल बनाते हैं, हमें उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, उनके रिस्क बढ़ जाता है। तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के लोगों को कैसे हैंडल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के लोग वो हमेशा बहुत सावधानी बरतते हैं। कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और ये जीवन है जिसमें गड़बड़ तो ज़रूर होगी। और हमारे सोचने से उनको ये सोचना चाहिए कि मेरी चिंता से क्या मैं गड़बड़ को रोक सकता हूँ, क्या ये होने वाली घटनाओं को रोका जा सकता है? पर आंसर मिलेगा नहीं। हम उसके आउटकम को नहीं बदल सकते हैं। अगर किसी को चिंता है कि ये बीमारी बहुत बड़ी ना निकल जाए, कोई बड़ी समस्या ना हो जाए, तो उसके सोचने से वो बड़ी निकलेगी या छोटी निकलेगी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हम कहते हैं इंटॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। उनको जीवन में आने वाली अनिश्चितताओं को लेकर उनके अंदर सहनशीलता नहीं होती। वो कहते हैं कि मैं ये रिस्क जो है वो 0.001% भी नहीं लेना चाहता। ये जो 0.0001% की जो रिस्क है वो उनके दिमाग में 100% बन जाती है और उसी के बारे में वो चिंता करते रहते हैं। खाने में हमारे लिए एंग्जाइटी जो है उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो हमारे जो लाइफस्टाइल है वो बहुत हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए खाने में हमें सबसे महत्वपूर्ण है कि खाने में हम वो खाना खाएं जो हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस नहीं बढ़ाए, ऑक्सीडेटिव, क्योंकि एंग्जाइटी में स्ट्रेस होता है। एंग्जाइटी में ऐसी चीज़ें बनती है, बॉडी इस तरह से मेटाबोलाइज करती है, नेगेटिव हार्मोन्स निकलते हैं कि वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उस वेस्ट प्रोडक्ट्स को अगर रिमूव करना है तो हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, कलरफुल होनी चाहिए हमारी प्लेट, उसमें डिफरेंट तरह के फ्रूट्स होने चाहिए। पैक्ड फूड नहीं खाना चाहिए। पैक्ड फूड के कारण क्या है कि पैक्ड फूड जितना भी है वो प्रोसेस्ड फूड है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स है, और हम नेचुरल चीज़ों के लिए आदत है। हमारी बॉडी तो नेचुरल है, हम प्रोसेस्ड और ऐसे आर्टिफिशियल चीज़ों के लिए नहीं बने हैं। जैसे मीठा है, मीठा बहुत नहीं होना चाहिए। प्रोसेस्ड जितना भी चीज़ें हैं, जिसमें कि मैं बहुत बार कहना चाहूँगा जो लोग जिम जाते हैं वो प्रोसेस्ड प्रोटीन बहुत खाते हैं। प्रोसेस्ड प्रोटीन उनके लिए नुकसानदायक है, किडनी ख़राब करती है, शरीर को नुकसान करती है। उसी तरह से जो लोग बाहर रहते हैं बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा, बर्गर, और आजकल बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जहां से बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं, रात को खाते हैं, लेट नाइट खाते हैं। लेट नाइट खाना और फिर इस तरह का खाना खाना उनके लिए एक स्ट्रेस और एंग्जाइटी का बहुत बड़ा कारण है। तो ये हाई फैट, प्रोसेस्ड फूड, ऑयल, घी, ये सब कम करके, बाहर का खाना कम करके, और फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे ध्यान देना चाहिए। 1/3 खाना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपके खाने का ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद तो अगर एंग्जाइटी सिम्टम्स होते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, तो आप सबसे महत्वपूर्ण है कि आप देखें कि कौन से ऐसे कारण हैं जो मुझे एंग्जाइटी दे रहे हैं। क्या मुझे छोटी छोटी बातें परेशान कर रही है? अगर छोटी छोटी बातें परेशान कर रही है तो आप सोचिए क्या ये मेरा सोचना इस बीमारी, इस समस्या का हल है? आपको लगेगा नहीं, समस्या का हल तो नहीं है। तो फिर हम क्या करें? तो हमें ये कहना चाहिए कि जो समस्या है उसका अगर मैं सोचने से हल नहीं कर सकता तो मुझे ये सोचना है कि जो होगा देखा जाएगा, मैं उसको बदल नहीं सकता हूँ। जो होगा उसके लिए आई शुड प्रिपेयर माई सेल्फ, मैं अपने आप को तैयार करूँगा। और अपने आप को हमेशा एक ऐसी स्थिति में रखना है कि हम अपने आप उस ऐसी परिस्थिति के लिए तैयार रहें। अगर फिर भी ये विचार बार बार दिमाग में घूम रहा है, हर छोटी छोटी बात परेशान कर रही है, रातों की नींद उड़ रही है, तो ऐसे में साइकियाट्रिस्ट से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से एगोराफोबिया के लोग जो अवॉइड करते रहते हैं कि मैं लिफ्ट में नहीं जाऊंगा, 6 मंजिल चला जाऊंगा, 8 मंजिल चला जाऊंगा, ऐसे लोगों को अवॉइड करने से समस्या हल नहीं होगी। वो आज लिफ्ट अवॉइड कर रहे हैं, कल फ्लाइट अवॉइड करेंगे, परसों ट्रेन अवॉइड करेंगे, उसके बाद बंद कमरा अवॉइड करेंगे, ये अवॉइडेंस बढ़ता ही जाएगा। तो इसका बहुत बेहतर तरीका है कि आप उसको अवॉइड किए बगैर करते रहें और साइकियाट्रिस्ट से सलाह लें, और कोशिश करें कि लिफ्ट अगर है तो कोई बात नहीं, लिफ्ट में चले जाए, जो होगा देखा जाएगा, वो ज़िंदगी खतरे में नहीं जाएगी। तो
तो ये थी हमारी एक्सपर्ट एडवाइस। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी और आपने इसमें जाना कि किस तरीके से हेल्दी डाइट आपके रूटीन को मेंटेन कर सकती है, आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में मदद कर सकती है। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में आपने जाना कि किस तरीके से वर्कआउट, योगा सेशन और एक्सपर्ट एडवाइस से आप एंजाइटी जैसी सीरियस मर्ज से निकल सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं। हमारी गुजारिश है कि जब भी अपने जीवन में कोई नया बदलाव करें उससे पहले एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर लें। आज के हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डीडी उर्दू। आदाब।